हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में हम आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फर्स्टली वी विल कंसिडर हियर द टोटल कॉन्सेप्ट related to motion of center of mass, and after it we will discuss some numericals and some examples due to which your concept will be clear। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आइए आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि सेंटर ऑफ मास का हम इसके पहले 4 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप वीडियोज़ को सिक्वेंशियली देखेंगे तो आपको कहीं भी किसी भी लेक्चर में कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आपके कुछ ना कुछ सभी टॉपिक्स कुछ ना कुछ पिछले टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हम आपका कंटिन्यूअस बॉडीज का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना, सेमी सर्कुलर वायर का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना, और आपका सेमी सर्कुलर किसी प्लेट का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना, ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये वीडियोज नहीं देखे हैं तो ये भी देखें आप सिक्वेंशियली, उसके बाद ही ये वीडियो देखेंगे, तो जिससे आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं आएगा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम अपने लेक्चर में कंटिन्यू होते हैं, जिसका नाम है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इसके लिए डियर स्टूडेंट्स हम कुछ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स सपोज कर लेते हैं। लेट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स have mass m1, m2, m3 and so on mn। nth particle have masses m1, m2, m3 and so on mn। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स, इसका हम सपोज कर लेते हैं कि nth पार्टिकल का टोटल मास कैपिटल M and टोटल मास कैपिटल M सपोज कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम ये भी सपोज कर लेते हैं कि ड्यूरिंग मोशन, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मोशन में है, और ड्यूरिंग मोशन इनमें से कोई भी मास ना तो लीव कर रहा है और ना ही इसमें इंटर्ड कर रहा है। मतलब इसका मास ड्यूरिंग मोशन ऑलवेज कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इसका मास कांस्टेंट रहने वाला है ऑलवेज, तो हमने इसके पहले की वीडियो लेक्चर में आपको एक फार्मूला बताया रखा है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास RCOM इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 प्लस एंड सो ऑन mnrn। यहाँ पर r1, r2, r3 आपके क्या है, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन mn। ठीक है, ये फार्मूला इसके पहले के लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप वीडियोस को सिक्वेंशियली देखें, तभी आपके ऑल डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, आपको कहीं भी डाउट नहीं आने वाला। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने आपको बताया है कि हम इसका होल मास, इसका टोटल मास सपोज कर लेते हैं कि कैपिटल M है। मतलब m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन mn को हम कैपिटल M सपोज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं RCOM इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 प्लस mnrn अपॉन कैपिटल M। यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो M और COM इज इक्वल टू m1r1
प्लस m2r2 प्लस एंड सो ऑन mnrn। ठीक है, अब यहां से इसको हम इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर हम क्योंकि ये मोशन में है तो इसका पोजीशन बदल रहा होगा। ठीक है, तो अगर इसको हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ से डिफरेंशिएट कर देते हैं, यहाँ से हमको वैल्यू क्या मिलने वाली है, नाउ बी डिफरेंशिएटिंग above equation 1 with respect to time या with respect to t, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगी। m तो आपका कांस्टेंट रहेगा, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका m dy dt RCOM, ठीक है, इज इक्वल टू आपका RHS साइड से डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा m1 d r1 by dt प्लस m2 d r2 by dt प्लस एंड सो ऑन mn d rn by dt, है ना। अब यहां से हमको वैल्यू मिल जाएगी m d by dt RCOM क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा VCOM। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू यहाँ से m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस एंड सो ऑन mn vn मिल जाएगा। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से चाहो तो आप वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर सकते हो, जो कि होगा m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस एंड सो ऑन mn vn अपॉन कैपिटल M। ठीक है, इसको और भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास is equal to summation I is equal to 1 to n mi vi upon कैपिटल M। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आ गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ से आप वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर चुके हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लेते हैं। अगर इसको हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करें, ठीक है, तो यहाँ से हमको एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी मिल सकता है। ठीक है, या आपका ये m v सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, वेलोसिटी आपका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास पॉइंट्स की वेलोसिटी है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ देखिए ध्यान से, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ से हम सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ से हमको एक रिजल्ट मिला, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 v1, या इसको इन द फॉर्म ऑफ समेशन I इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ से हम लिखेंगे mi vi अपॉन m। ठीक है, mi vi अपॉन m, ये आपका हो गया एक रिजल्ट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट रिजल्ट यहाँ से आइए हम देखते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट यहाँ से हम देख सकते हैं, ये आपका मोमेंटम हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का, मतलब P सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 v1 को क्या लिख सकते हैं, p1। ठीक है, इसको लिख सकते हैं p2 प्लस एंड सो ऑन pn। ये आपका डियर स्टूडेंट्स हो गया नेक्स्ट रिजल्ट, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास भी कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। नेक्स्ट में अगर हम डिफरेंशिएट कर दें,
इक्वेशन नंबर सेकेंड को, ठीक है, तो यहां से नाउ बी डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, या इसको हम सेकेंड सपोज कर लें, इसको थर्ड सपोज कर लें और इसको फोर्थ सपोज कर लें, तो हम इक्वेशन नंबर थर्ड को यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर देंगे। यहाँ से हमको मिल जाएगा डी बाई डी टी वी सी ओ एम इज इक्वल टू, यहाँ से आपका हो जाएगा m को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो m यहाँ पर कांस्टेंट, ठीक है, बाहर हो जाएगा डिफरेंशिएशन के, और यहाँ से हमको मिल जाएगा m1 डी v1 बाई डी टी प्लस m2 डी v2 बाई डी टी एंड सो ऑन mn डी vn बाई डी टी, है ना। अब यहाँ से m और ये हो जाएगा dv बाई डी टी एक्सेलरेशन होता है, तो a सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हो जाएगा इज इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस एंड सो ऑन mn an, ठीक है। यहाँ से हमको एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वेरी इजीली मिल सकता है इस फार्मूले की हेल्प से। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस एंड सो ऑन प्लस mn an अपॉन कैपिटल M हो गई, ठीक है। तो ये हो गया आपका फार्मूला एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर लिए, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर लिए, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। यहाँ से हम एक रिजल्ट और भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखें इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर अगर इसको हम 5 सपोज कर लें, इक्वेशन नंबर 5 से यहाँ पर हम सेंटर ऑफ मास पर फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। यहाँ से MCOM क्या हो जाएगा, FCOM हो जाएगा, F बराबर MA से। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 5 एक रिजल्ट हमको और भी मिल सकता है, एक रिजल्ट और न्यूटन सेकेंड लॉ से, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ से। डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, तो इस इक्वेशन से हमको मिलेगा FCOM इज इक्वल टू, इसको हम क्या कह सकते हैं, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस एंड सो ऑन Fn, है ना। इसको और भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और सिंप्लीफाइड फॉर्म में समेशन I Fi टू n FCOM, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट को अगर आपको याद हो तो हम इसके पहले के लेक्चर में भी 1 टाइम्स बता चुके हैं। यहाँ पर यह कॉन्सेप्ट क्या बताता है, यह रिजल्ट क्या बताता है कि जैसे हमारे पास कई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हों, ठीक है, और हम सभी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर पार्टिकल नंबर 1 पर F1 फोर्स लगाएं, पार्टिकल नंबर 2 पर F2 फोर्स लगाएं, ठीक है, पार्टिकल नंबर 3 पर F3 फोर्स लगाएं और पार्टिकल नंबर n पर Fn फोर्स लगाएं, ठीक है। तो आपका जो सिस्टम होगा वो डियर स्टूडेंट्स डिस्प्लेस होगा या मूव करेगा, मोशन में होगा, ठीक है, अपना पोजीशन बदलेगा। और डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इन्हीं पार्टिकल्स पर, जैसे कि पहले पर F1 लगा रहे हैं, दूसरे पर F2 फोर्स लगा रहे हैं, तीसरे पर F3 फोर्स लगा रहे हैं, इन्हीं पार्टिकल्स पर अगर हम अलग अलग फोर्सेस ना अप्लाई करके इसके सेंटर ऑफ मास पर इन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर अप्लाई कर दें तो उसी रिजल्ट के बराबर होगा, मतलब पार्टिकल उतना ही डिस्प्लेस होगा जितना कि आप सभी पार्टिकल्स पर अलग अलग फोर्स
अप्लाई कर रहे थे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये रिजल्ट आपका वही कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर आपको मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्लियर हो गया होगा, है ना। अब डियर स्टूडेंट्स आइए हम इसमें एक एग्जाम्पल इंक्लूड करते हैं और इन फार्मूलों का यूज आपको सिखाते हैं कि इन फार्मूलों को कैसे यूज करते हो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। इसमें हमारे पास है न्यूमेरिकल, इसमें डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक एग्जाम्पल है, आइए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है टू particle A and B of masses 1 kg and 2 kg respectively are projected in the direction shown in figure आपको शो है, shown in figure with speeds u a is equal to 200 meter per second and u b is equal to 50 meter per second। ठीक है, आगे दिया है इनिशियली दे वेयर 90 मीटर अपार्ट, 90 मीटर अपार्ट। ठीक है, मतलब एक दूसरे से 90 मीटर की दूरी पर हैं इनिशियली। आगे हमको क्वेश्चन दिया है दे कोलाइड इन मिड एयर, दे कोलाइड इन मिड एयर and stick with each other। आगे हमसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट्स attained by the center of mass of the particles ठीक है, यहाँ पर g आपको गिवन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर फिगर आपको गिवन है, ये ग्राउंड हो गया आपका। ठीक है, यहाँ से ये कोई पार्टिकल यहाँ पर B है और यहाँ पर ये कोई पार्टिकल A। ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का वो 90 गिवन है, और यहाँ से इसका जो वेलोसिटी गिवन है ये B है और ये A है। ठीक है, यह नीचे की ओर थ्रो किया गया है u b वेलोसिटी से, और यह ऊपर की ओर थ्रो किया गया है। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी के सामने फ्रंट में, तभी ये दोनों एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। ये है A। ठीक है,
और यह थ्रू किया गया है यू ए वेलोसिटी से। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स आइए हम देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, दोनों का मास गिवन है। ठीक है, एक को यहाँ से थ्रू किया गया है और एक को यहाँ से थ्रू किया गया है। ये मिड वे में कहीं पर एयर के मिड वे में एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने के बाद या मैक्सिमम कितनी हाइट तक ऊपर मूव करेंगे, इनका सेंटर ऑफ मास वही आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हम फार्मूला लगाते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास, इनका सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का अभी कहाँ पर है। तो m1r1 इज इक्वल टू m2r2 और यहाँ पर r1 के प्लेस पर ra है और r2 के प्लेस पर rb, और m1 आपको 1 kg गिवन है और m2 आपको 2 kg गिवन है। यहाँ से m1 की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो ra इज इक्वल टू m2 की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2rb। इसको एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सपोज कर लिए। अब यहाँ से क्या करोगे, इसके बाद क्वेश्चन में आपको देखो तो ra प्लस rb इज इक्वल टू 90 मीटर गिवन है। यहाँ से हम ra की वैल्यू प्लेस कर देते हैं तो हमको वैल्यू मिल जाएगी 2rb प्लस rb इज इक्वल टू 90, ये हो जाएगा 3rb इज इक्वल टू 90, तो rb इज इक्वल टू यहाँ से 30 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए ra की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। rb अगर यहाँ से देखें, ra प्लस rb 90 मीटर है, rb यहाँ से 30 मीटर हो गया, तो ra प्लस rb की वैल्यू 30 हो गई इज इक्वल टू 90। यहाँ से ra की वैल्यू हमको मिल जाएगी, ra की वैल्यू यहाँ से हमको मिल जाएगी 60 मीटर। मतलब टाइम t इज इक्वल टू 0 पर इसका जो सेंटर ऑफ मास है ra वो 60 मीटर पर है। ठीक है, तो ra इज इक्वल टू यहाँ से आपका हो गया 60 मीटर, 60 मीटर की हाइट पर है, क्योंकि ra आपका ग्राउंड से हाइट बता रहा है ऊपर की ओर। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स हमको ra क्लियर हो गया। ठीक है, इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। हमको यहाँ पर इसका मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करना है, इसके सेंटर ऑफ मास का। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से ACOM एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड होगा। पार्टिकल ऊपर थ्रू किया गया है, पहला पार्टिकल है ना। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ACOM हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन। तो ACOM इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम प्लेस्ड कर देंगे। ठीक है, यहां से हम फार्मूला जानते हैं, अभी अभी हमने आपको डेरिवेट किया था फार्मूला, UCOM इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2, है ना। वहां पर v था हमारे फार्मूला डेरिवेशन में, यहाँ पर u है, तो UCOM यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो। UCOM इज इक्वल टू m1u1, m1 आपका 1 है। ठीक है, u1 की वेलोसिटी क्या है, u1 की वेलोसिटी UA, यहाँ पर u1 के प्लेस पर UA है, u2 के प्लेस पर UB, तो UA की वैल्यू 200 है, ये हो गया 200 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो ये हो गया 2, UB की वैल्यू कितनी है 50, ये हो गया 50 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2 3 हो गया। यहाँ डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे UB की डायरेक्शन जो है UA के अपोजिट है, तो यहाँ पर UB की वैल्यू हम ले लेंगे नेगेटिव। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमको UCOM इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 200 माइनस 100 अपॉन 3
इज इक्वल टू 100/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमको UCOM इज इक्वल टू कितना मिल गया, 100/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमको डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वेलोसिटी या कह सकते हो UCOM पता चल गया। हमारा एक फार्मूला, हमारा रिलेशन होता है V और U का, हम पढ़ चुके हैं, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ठीक है, आइए हम इस फार्मूले का यूज करके यहाँ पर S के प्लेस पर H है ना, हाइट ही हमको कैलकुलेट करनी है। आइए यहाँ से हम देखते हैं। यहाँ से हमको UCOM फाइंड आउट हो गया। ठीक है, हमारा फार्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स, सिंस वी नो दैट V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी होगा सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी होगा सेंटर ऑफ मास का, एक्सीलरेशन होगा सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हाइट होगी। ठीक है, तो A के प्लेस पर यहाँ पर G होगा और G की वैल्यू माइनस होगी। ठीक है, यहाँ पर VCOM आपका 0 हो जाएगा एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 0, तो 0 इज इक्वल टू UCOM स्क्वायर आपका हो जाएगा, यहाँ पर हम फाइंड आउट कर चुके हैं 100/3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 2 इंटू ACOM की वैल्यू यहाँ पर G हो जाएगी और G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ACOM आपका हो गया 10 इंटू H हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ से 100 मल्टीप्लाई बाई 100/9 इज इक्वल टू 2 इंटू 10, ये हो जाएगा आपका, या इस टर्म को इधर कर लेते हैं, इस टर्म को अगर हम इधर कर लेते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 20 इंटू H। ठीक है, तो H की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। H की वैल्यू यहाँ से आपकी हो जाएगी H इज इक्वल टू 200। ठीक है, सॉरी 100 मल्टीप्लाई बाई 100 आपका हो जाएगा, इसको ऐसे ही एज इट इज लिख लेते हैं, 100 मल्टीप्लाई बाई 100/9 अपॉन 20 हो जाएगा। यहाँ से हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं और ये हो जाएगा 5। तो ये हो गया आपका 500/9। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 5 है ना, यहाँ से 0.5। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली आपका 55.5 मीटर हाइट हो जाएगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर RA आपका सेंटर ऑफ मास की हाइट 60 मीटर ऑलरेडी पहले से ही थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो मैक्सिमम हाइट हमको कैलकुलेट करना था, तो मैक्सिमम हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू हो जाएगा RA प्लस 55.5, यहाँ पर 60 प्लस 55.5। ठीक है, इसको हम ऐड कर लेंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। इसको डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐड करो तो ये आपका हो जाएगा 60.0 55.50। ठीक है, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 11। ठीक है, तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल गई 115.5। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 115.5 मीटर सेंटर ऑफ
मास की वैल्यू। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आई होप आपको मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का यूज और मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास टॉपिक क्लियर हो गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर इसमें आपको इस टॉपिक में कहीं कोई डाउट हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, हम बाय कमेंट शेयर करें और हम आपको उसका क्विक रिस्पांस करेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करेंगे। आप लोग इस पर बेस्ड और भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में अवेलेबल हैं, इनको सॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक है, कहीं कोई डाउट हो तो आप हमसे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।